हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल डेडिकेशन टू एजुकेशन। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो यूपीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है 12 जून को कंडक्ट है। तो उसका भी एडमिट कार्ड आप लोगों का भी आया नहीं, हो सकता है कि आज से कल में यानी 2-4 दिन में आपका एडमिट कार्ड रिलीज हो जाए। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। एक जो हमारी सीरीज चले जिसमें हम लोग आपको PYQ करा रहे हैं, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। उसमें पॉलिटी के मैंने फर्स्ट एंड सेकंड 2 पार्ट आपके कंप्लीट हो चुका है, ये उसका थर्ड पार्ट है। तो आज थर्ड पार्ट में हम 15 क्वेश्चंस को देखेंगे और उसके बाद में साइंस के मैं थोड़ा क्वेश्चन लेके आऊँगा और उसके बाद में आपकी हिस्ट्री हो गया और उसके बाद में आपकी ज्योग्राफी के। और एक हमारी सीरीज चलेगी जिसमें हम मोर देन आपके 200 से या प्लस क्वेश्चन रहेंगे करंट अफेयर्स के। तो वो सीरीज जल्द ही उस पर काम चल रहा है, वो सीरीज आपके पास जल्द ही आने वाली है। तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, जिससे नई वीडियो जो जिस समय अपलोड हो उस समय आप सभी लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए, समय को आप लोगों के पास कम समय बचा हुआ है तो समय को ध्यान में रखते हुए सेशन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। और जिन लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, जहाँ से आप सभी लोग उस ग्रुप को ज्वाइन करके आसानी से वीडियो प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को पेंशन कहाँ से दी जाती है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो जज होता है उच्च न्यायालय का, उसका जो पेंशन दी जाती है वो कहाँ से दी जाती है। ऑप्शन ये दिया है कि भारत की संचिवनी से दी जाती है, कि राज्य की संचिवनी से जाती है, या विभिन्न राज्यों की संचिवनी से, या भारत की आकस्मिक नीति से। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होते हैं उनको जो पेंशन दी जाती है वो भारत की संचिवनी से दी जाती है। किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद आपका 112 घ थर्ड के तहत क्या है, जो उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज होते हैं उनको पेंशन दी जाती है। आर्टिकल कौन सा आपका याद रखिएगा, आर्टिकल आपका 112 घ थर्ड है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की संचिवनी निधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे कूट के आधार से आपको आंसर इसका बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ दिया गया। उसके बाद यहाँ पे कूट दिया गया है कि इसमें कौन सही होंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, यानी कि जो भारत में केंद्र और राज्य के संबंध रिलेशंस हैं वो किस पर निर्भर करते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है संवैधानिक प्रावधानों पर। ऑप्शन सेकेंड दिया गया परंपराओं तथा व्यवहारों पर। ऑप्शन थर्ड दिया गया न्यायिक व्याख्याओं पर। उसके बाद में फोर्थ ऑप्शन दिया गया बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाए? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सभी चारों पर निर्भर करते हैं केंद्र और राज्य के संबंध। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आया हुआ है ये यूपीपीएससी 2019 में पूछा, इस 2009 में पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है, यानी कि संविधान का आर्टिकल जो है 249 वो किससे संबंधित है? आपको राइट आंसर इसको बताना है। तो दोस्तों, जो इसका राइट आर्टिकल है 249 वो संबंधित है राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। किससे संबंधित है? राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका जो आया है 2009 में पूछा गया यूपीएससी में, ये मेंस में पूछा गया था। तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि राज्य सूची में और संघ सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय दिए गए हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो ये वर्क जो आपके लिए है आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है, यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए कौन अधिकृत है, कौन कर सकता है? यानी कि राष्ट्रपति कर सकता है, कि प्रधानमंत्री कर सकता है, कि संसद कर सकती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो राष्ट्रपति है वो अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है। और किस आर्टिकल के तहत? वो आपका आर्टिकल आपका है 263
केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए। क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत कौन है? राष्ट्रपति। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। तो किस आर्टिकल में ऐसा कहा गया है कि संविधान के प्रावधान में कहा गया है कि जो विधि है, विधि के प्राधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता और ना ही एकत्रित किया जा सकता। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आर्टिकल आपका 265, अनुच्छेद 265। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन, सभी लोगों को पता भी होगा। ये क्वेश्चन आपका 2009 में पूछा गया था और 2014 में भी पूछा गया था। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, यानी कितने प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था है? तो सभी को पता होगा 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई। फर्स्ट कौन सा है? राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल आपका हो गया। सेकेंड आपका वित्तीय आपातकाल हो गया। उसके बाद में थर्ड आपका राष्ट्रपति शासन हो गया। और किस आर्टिकल के तहत है? तो आपका जो राष्ट्रपति शॉर्ट में लिखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रीय आपातकाल जो आपका है वो अनुच्छेद आपका 352 है। वित्तीय आपातकाल आपका जो है वो है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन जो आपका है वो है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। तो ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 252 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। यानी कि जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद आपका 352 के अंतर्गत आपातकाल है, कौन सा आपातकाल है? वो राष्ट्रीय आपातकाल है। उसकी घोषणा कब की जा सकती है? तो यहाँ पे आपको बताना है, यहाँ पे कोड के माध्यम से आपको राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट दिया गया युद्ध के कारण, ऑप्शन सेकेंड दिया गया विदेशी आक्रमण के कारण, उसके बाद थर्ड दिया गया सशस्त्र विद्रोह के कारण, और उसके बाद में फोर्थ दिया गया आंतरिक उपद्रव के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अब कोड हम देखते हैं। तो कोड में यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट आपका सही है, सेकेंड सही है, थर्ड सही है, फोर्थ नहीं है। यानी कि युद्ध के कारण, विदेशी आक्रमण के कारण, और उसके बाद में सशस्त्र विद्रोह के कारण ये कोई भी अगर खतरा होता है तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका मेन से पूछा गया था यूपी से। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है उसका अभी तक उपयोग नहीं किया है? सभी को पता होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अनुच्छेद आपका 360 है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल उसमें दिया गया है। तो वित्तीय आपातकाल का भी तक उपयोग नहीं किया गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वित्त आयोग का गठन किया गया है। यानी कि वित्त आयोग का गठन किया जाता है प्रत्येक कितने वर्ष पे किया जाता है? सभी को पता होगा जैसा कि वित्त आयोग को जो गठन किया जाता है वो प्रत्येक 5 वर्ष पे किया जाता है। और अनुच्छेद कौन सा है? 280 के तहत। कितना अनुच्छेद आपका जो है वो 280 के तहत प्रत्येक 5 साल पे जो है वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें कौन सी एक संस्था है जो संवैधानिक नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? मानवाधिकार जो आयोग है इसका जो गठन किया गया है वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो है आपका 1993 का उसके तहत इसका गठन किया गया। तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपका यूपीएससी मेंस में 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी कोड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि
निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, यानी ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं जिनको हटाने के लिए संसद का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऐसे कौन से पदाधिकारी हैं, तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद में अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, उसके बाद भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थर्ड दिया गया यहाँ पे आपका थर्ड पे दिया गया अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। तो इनको हटाने के लिए क्या है, कोई संसद की मतलब हस्तक्षेप नहीं, भूमिका नहीं अदा करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल थर्ड आपका यहाँ पे सही है। ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में, यूपीपीसीएस में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, अगला क्वेश्चन है भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है, यानी कि भारत में जो मत देने का अधिकार मौलिक अधिकार है, कि संवैधानिक अधिकार है, कि वैधानिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में जो मत देने का अधिकार है वो एक वैधानिक अधिकार है। क्या है, वो एक वैधानिक अधिकार है। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, क्या है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, ये भारत में जो मत देने का अधिकार है ये एक वैधानिक अधिकार। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है आप किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में 4% वोट प्राप्त करता है, वह राज्य में या तो लोकसभा में अथवा विधानसभा चुनाव में 6% वोट प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर सी दिए गए, वह राज्य में या तो लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 8% वोट प्राप्त करता है। तो किसी भी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय दल के रूप में जब मान्यता दी जाती है तो उसको राज्य में या तो लोकसभा या अथवा विधानसभा के चुनाव में 8% वोट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। कितना, 8%। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होना आवश्यक है, यानी कि ऐसा कौन सा जो वो है, क्या नाम, विधेयक है जो भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत द्वारा पारित होना अनिवार्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संविधान संशोधन जो विधेयक है वो भारतीय संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि दोनों के द्वारा क्या है कि विशेष बहुमत द्वारा पारित होना इसको अनिवार्य है। इसमें क्या है और किस आर्टिकल के तहत संशोधन होता है, तो आपका आर्टिकल है 368 के तहत संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत पारित होने की आवश्यकता है। यानी कि उसमें होता है क्या, उपस्थित मतदान करने वाले सदस्य होते हैं उनका 2/3 बहुमत अनिवार्य है। कितना, 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत उनका अनिवार्य है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संशोधन हुआ था। तो ऐसा कौन सा संशोधन हुआ था जो मतदाता आयु घटाने से संबंधित संशोधन है। तो आपका सभी को पता इजी क्वेश्चन है, ये आपका जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था ये कब हुआ था, ये 1988 में हुआ था। कब, 1988 में हुआ था। और इसमें क्या हुआ था कि आपकी जो 21 वर्ष एज थी, मतदान करने की जो आयु थी वो 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। कब, 18 वर्ष, माने 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष की गई थी। और ये कब से प्रभावी हुआ, तो ये हुआ था आपका 28 मार्च को, 28 मार्च 1989, 28 मार्च 1989। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि 61वां संविधान संशोधन आपका जो है इसके तहत क्या है, मतदाता आयु घटाने संबंधित संविधान संशोधन है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये थे पॉलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
और इसके बाद हम हिस्ट्री या साइंस या ज्योग्राफी कोई भी जो सब्जेक्ट आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और उसके बाद में जो एक हमारी सीरीज आ रही है जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 200 क्वेश्चन से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो वो सीरीज़ आपकी कल से या परसों या 2 दिन के बीच में मैं वो सीरीज़ आपकी लेके आऊँगा। तो उस पर काम कंटिन्यू चल रहा है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वही क्वेश्चन यहाँ पे मैं केवल डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे सभी दोस्तों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को आप प्रेस कीजिएगा। PDF के टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, उसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।